गुड मॉर्निंग गाइस। आज 28 दिसंबर है और सुबह के 6:30 बजे हमने संडे को बैक ट्रेनिंग की थी। कल कार्डियो किया था, आज ट्यूसडे। आज हम चेस्ट और एब्स मारेंगे। मुझे अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने की आदत है, सो लेट्स गो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा वर्कआउट चेस्ट वर्कआउट है। ये है स्टीव। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। ये मेरा जूनियर था मेरे प्रीवियस वर्क पे, जब मैं आज से कुछ अराउंड 13 इयर्स पहले काम करता था। प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता है एमेचर लेवल पे। सो गाइस, इससे पहले कि हम ये चेस्ट वर्कआउट का वीडियो शुरू कर दे, मैं बता दूं कि मैंने ईयर 2015 में अपने मेरा राइट साइड का जो पैक है वो टेयर हो गया था और मैंने 2 टेंडन्स टेयर हो गए थे मेरे। एक है अपर फाइबर का टेंडन और एक लोअर फाइबर का टेंडन। ये दोनों भी इंसर्शन से टेयर हो गए थे, ओरिजिन से टेयर हो गए थे, जो कि हमारे शोल्डर्स के वहाँ पर होते हैं, और इंसर्ट हमारे जो बीच पे होते हैं, जहाँ पे दोनों चेस्ट आके मिलते हैं, वहाँ पे इंसर्ट होते हैं। सो मैंने इसकी सर्जरी जस्ट लास्ट ईयर ही करवाई है, 2020 में। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लोड पे ट्रेन नहीं करता हूँ, फॉर्म एंड टेक्निक में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो ऑलराइट, ये हमारा पहला वर्कआउट है, मशीन चेस्ट प्रेस। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर वार्मिंग अप। चेस्ट एक बड़ा मसल है गाइस, और इसको एक बहुत ही अच्छी खासी वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है। चेस्ट में आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप्स, इवन ये 2 मसल्स भी काम करते हैं, स्पेशली कंपाउंड मूवमेंट्स में। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी अच्छी तरीके से वार्म अप करें। सो ये मशीन का जो मूवमेंट है, ये आपको ऐसा आना कि आप जब पीछे आए तो एल्बोज़ को बाहर की तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं इसमें स्लाइटली नीचे एल्बोज़ हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं एल्बोज़ बाहर की तरफ ले जाके करता हूँ। अपना अपना तरीका है करने का। ऐसा नहीं कि आपका ज़्यादा, अगर थोड़ा सा एल्बोज़ नीचे की तरफ है तो गलत है। हाँ, वहाँ पे ज़रा ट्राइसेप्स इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट वो ज़्यादा नीचे होने पर, देखो मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब आप पुश करें तो ऐसा फील करें जैसे कि आप अपने बाइसेप्स को चेस्ट की तरफ दबा रहे हो। आप ये ज़रूर कोशिश करके देखना चेस्ट प्रेस मशीन पे। आजकल बहुत से जिम्स पे अवेलेबल होते हैं, इवन यहाँ के आजकल के लोकल जिम्स में या एक्सप्रेस जिम्स जो होते हैं, छोटे जिम्स, बड़े जिम्स में। ये एक सबसे बेसिक और यानी कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट मशीन है, मैं कहूँगा ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है, इसलिए ये हर जिम वाले रखते हैं। और स्पेशली जो शोल्डर इंजरीज़ या तो फिर अपने चेस्ट इंजरीज से कोई गुज़र रहा है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाते ही पुशअप्स या फिर आई मीन से पुशअप्स करें, क्योंकि बॉडी वेट के साथ जब हम पुशअप्स करते हैं, वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज हो सकता है। सो एक अच्छा मशीन है। एल्बोज़ को स्लाइटली ओपन करके आप शोल्डर लेवल पे या शोल्डर लेवल से स्लाइटली नीचे एल्बोज़ की पोजीशन ला सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रेंज ऑफ मोशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इंजरी है, मेरा पैक टेयर हुआ था, मेरा रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सफ़र हुआ है। आगे की तरफ लाना है, स्क्वीज़ करना है, स्क्वीज़, बाइसेप्स को चेस्ट की तरफ, बाइसेप्स एंड चेस्ट को पुश करना है टुगेदर। सो मेन पर्पस हमारा ये वर्कआउट का वेट मारना नहीं है। आप देख सकते हैं रैक में करीब करीब बस 2 या 3 प्लेट ही रखा है, हमें बस ब्लड को पुश करना है, जॉइंट्स को थोड़े से मूव करने हैं ताकि वहाँ पे लुब्रिकेशन बढ़े। और 6:30 हो रहे सुबह के, एंड ठंडी में आप तो जानते हैं कि मसल्स को थोड़ा सा वार्म करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम डायनामिक स्ट्रेचेस, या मैं कहूँगा कोई लोग एक्टिव स्ट्रेचेस करते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जहाँ पे जॉइंट मूवमेंट करते हैं हम, थोड़ा सा मसल्स को डायनामिकली मूव करते हैं, जो मूवमेंट है उसकी तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एक वार्म अप है, द रियल वार्म अप, मैं इसको एक रियल वार्म अप बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो मसल को जिस मूवमेंट के थ्रू पुश करने वाले हैं, विच इज़ बेसिकली एल्बोज़ को पीछे की तरफ से, एल्बोज़ को पीछे लेना जहाँ पे चेस्ट मसल स्ट्रेच होता है, एंड देन पुशिंग इट फॉरवर्ड, जहाँ पे
मसल पीक कॉन्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता है. सो जब हम पीछे आते हैं इसे हम नेगेटिव बोलते हैं, और जब हम इसको पुश करते हैं इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, या हम इसको एक फ्लेक्शन बोलते हैं, और जब पीछे आते हैं हम उसे एक्सटेंशन बोलते हैं. एक्सटेंड करना मसल को, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. या हम इसको कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं, जब हम आगे पुश करते हैं तो इसे कहते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना. सो देखिए रेंज ऑफ मोशन, दैट्स अ वेरी गुड रेंज ऑफ मोशन. यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लूँगा मैं. मेरा जब से पेट टेयर हुआ है, टेयर हुआ था, भले ही मैंने सर्जरी क्यों ना की हो, माइंड में एक अलग तरीके का फियर हमेशा होता है. शायद अगर आप में से किसी ने भी अगर एक कोई इंजरी फील किया हो, बड़ी इंजरी, जैसे कि मसल टेयर हो या कोई जॉइंट या लिगामेंट टेयर हो, जिम्स में काफ़ी सारे ऐसे इंजरीज आते जाते हैं. इंजरीज इज़ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें. जब भी इंजर्ड हो अपना टाइम लीजिए, अपने जो जॉइंट या मसल जो भी आपका जो इंजर्ड हुआ हो उसको रेस्ट और रिकवरी के लिए आप अपना टाइम दें. बिकॉज़ ये एक हमारी ब्रेन पर भी एक रजिस्टर कर लेता है एक फियर को कि यहाँ पे से आपको पुश नहीं करना है. सो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू ओवरकम योर इंजरीज़. आई थिंक यहाँ पे मैं रेस्ट एंड पॉज सेट कर रहा हूँ. ये एक इंटेंसीफायर है, जैसे कि मैंने बोला था ट्रेन हार्ड, ट्रेन हैवी और ट्रेन इंटेंस. सो एक इंटेंसिटी लेवल पे हम इंटेंसीफाई कर रहे हैं, थोड़ा और ब्लड को पुश करने, गोइंग अबाउट लाइक 12 to 15 reps, देन टेकिंग अ रेस्ट ऑफ 15 seconds. और ऐसे हम कंटिन्यूसली 3 सेट्स करेंगे और अप टू 4 सेट्स. समटाइम्स मैं ये भी करता हूँ कि ऐसा कंटिन्यूसली 3 सेट करता हूँ रेस्ट एंड पॉज का, and then I do a last set of drop set. So that's the third set. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं काफ़ी एक स्मूथ टेम्पो मेंटेन रख रहा हूँ, जिससे कंटिन्यूस टेंशन बनाए रहता है. बहुत से लोग ये कहते हैं कि एल्बो एक मूवमेंट को एकदम पूरी तरीके से पीछे आना, आगे स्क्वीज़ करना. यस, ये जैसे कि शाहिद कर रहा है हमारा इंडियन गॉडजिला, उसके शोल्डर्स थोड़े बहुत कभी कभार उठ जाते हैं. सो हाँ, हमें ये भी बहुत ही ध्यान रखना है कि हम शोल्डर्स को ऊपर की तरफ ना उठाएं. एक जब हम ऐसे बेंच पर हम अपने अपर बॉडी को प्लेस कर रहे हैं तो सो हमें ऐसा एक फिक्स पोस्चर हमें मेंटेन रखना है. और जब हम अपने बैक को अगेंस्ट द पैड करते हैं तो एक पीछे से बैक स्क्वीज़ और शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ से ला के उसे फिक्स करना है, सो दैट प्राइमरीली चेस्ट मसल ही इन्वॉल्व हो और हम शोल्डर्स को ना आगे की तरफ पुश करें. क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम शोल्डर्स को आगे की तरफ पुश हो जाता है हमारा शोल्डर जब हम हैवी पुश करते हैं, या पता नहीं जब हमारा मसल भी थक जाता है. सो वहाँ से पूरा उसका जो टेंशन है जो चेस्ट से वो निकल जाता है और पूरे हमारे शोल्डर जॉइंट्स पे आने लगता है. सो देखिए ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर रहा है. इसको पीक कॉन्ट्रैक्शन पे ला रहा है, होल्ड कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, स्लोली बैक, स्ट्रेच पुश, स्ट्रेच पुश. सो अभी एक अच्छा टेम्पो पर जा रहा है. सो गाइस, मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी ट्रेन करते हैं एक वेरियस टेम्पो पे वर्क करें. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पीछे या नेगेटिव्स पे एकदम स्लो आना है और पॉजिटिव पे एकदम आगे पुश करना है, या फिर आप नेगेटिव में फास्ट आए और पॉजिटिव पे पुश करना है. ऑब्वियसली हम नेगेटिव में कभी भी फास्ट नहीं आएंगे, बिकॉज वहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ सकती है. एंड पुश हमेशा हमारा कभी भी फास्ट होगा बेसिकली जब भी हम हैवी मूवमेंट्स में जाते, हैवी लोड पर जब हम ट्रेन करते हैं तो हमारा पुश कभी भी थोड़ा सा फास्ट हो सकता है. बिकॉज जब हैवी लोड पे हमें पुश करना पड़ता है तो हमें पावर अप्लाई करना पड़ता है. और जैसे कि आप जानते हो कि पावर का जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेंथ इंटू स्पीड इज इक्वल टू पावर. सो स्ट्रेंथ और स्पीड से हम पावर जनरेट कर सकते हैं. सो पीक कॉन्ट्रैक्शन पे जाके अच्छे से होल्ड कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है मसल को, स्ट्रेच एंड पुश, स्क्वीज़, वेरी नाइस. मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब तक काफ़ी अच्छा ब्लड पंप हो चुका है चेस्ट मसल में, अच्छा सा वार्म हो चुका है, शोल्डर्स भी अच्छे से लुब्रिकेट हो चुके हैं, इवन द एल्बोज.
इससे पहले कि हम चेस्ट के दूसरे एक्सरसाइजेस पे मूव करें, जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से वार्म अप करें हमारे मसल्स के। स्पेशली मेरे लिए, मुझे तो बहुत ही अच्छी वार्म अप लगती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं यंग था और मैं अपने टीन्स में था, मैं चला जाता था, मैं फ्लोर पे चला जाता था और मैं 50-50 पुशअप्स के करीब करीब 2 सेट करता था और उसके बाद बेंच प्रेस से स्टार्ट करता था। इवन चेस्ट मसल्स को अच्छे बनाने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक फॉर्म अच्छे से मेंटेन रहे। सो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, हमारा चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, चेस्ट टेक्स टाइम, चेस्ट को टाइम लग रहा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई और मेरे जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर्स थे थ्रू आउट माई लाइफ, उन सब के चेस्ट अच्छी थी। मैंने अपने थ्रू आउट द लाइफ बहुत से ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग की है एंड सबके थ्रू मैंने दूसरी टेक्निक्स सीखी है। मुझे सबसे बेस्ट यही वाला टेक्निक लगता है जिसमें हम एल्बोज़ को बाहर की तरफ ले जाते हैं शोल्डर लेवल से और आगे की तरफ स्क्वीज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि स्लाइटली एल्बोज़ को ज़्यादा अंदर लेते हैं। वो आजकल कहते हैं कि इससे शोल्डर्स इंजरी कम होती है, बट येस, अगर आपको कोई शोल्डर इंजरी नहीं है तो आप मेरी वाली टेक्निक जो मैं कह रहा हूँ वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरी टेक्निक नहीं है, ये ओल्ड स्कूल स्टाइल है। जब हम डंबल प्रेसेस पे जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। सो यहाँ पर हम एक और सेट जा रहे हैं। एक स्लो टेम्पो मेंटेन रखा हूँ, वेट्स थोड़ा सा बढ़ा दिया है। थोड़ी सी मेरी नेगेटिव में रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी सफ़र कर रही है। मैं पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे जो मेरी जो इंजर्ड चेस्ट थी, जो टेयर हो चुकी थी, उस पर अभी तक उतना नेगेटिव स्ट्रेंथ नहीं आया है। जब पीक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मैं पुश करता हूँ तो अच्छा फील होता है और जब पीछे की तरफ आता हूँ जो नेगेटिव में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक होता है एक्चुअली हमारा मसल और वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ता है। मैं आगे आपको बताऊँगा जब हम डंबल प्रेसेस करेंगे। काफ़ी पंप हो चुका है चेस्ट, सो ड्रॉप सेट्स कर रहे हैं हम। दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे थोड़ा टफ होने लग गया। मैं अभी हाफ पुश कर रहा हूँ, फेलियर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप एक इंटरमीडिएट या बिगिनर है या स्पेशली बिगिनर है तो आप फेलियर की तरफ ज़्यादा पुश ना करें, बिकॉज ये ऐसे जो स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज है यहाँ पर ही आप ज़्यादा थक जाएंगे और बिकॉज हमें एनर्जी को और मसल को ज़्यादा फटीक स्टार्ट में ही नहीं करना है। अगर आप एक बिगिनर हो, ज़्यादा फेलियर तक पुश ना करें, बिकॉज बाकी वर्कआउट भी हमें करने होते हैं और वो थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। So dropping the weight and we push again. Guys, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, एक एक्चुअल वार्म अप के बाद जब हम वर्किंग सेट्स के थ्रू जाते हैं और जो फर्स्ट 2 से 3 एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक अच्छे इंटेंसिटी से पुश करोगे तो ही बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं मसल्स के वो काफ़ी ऊपर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर से काफ़ी पुश करें। यहाँ पे हमें काफ़ी एनर्जी मिलने के भी चांसेस है। सो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट डालें और जब वर्कआउट के एंड की तरफ पे जाए थोड़ा सा कंडीशनिंग एंड पंप टाइप एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होने के चांसेस कम हैं। जब हम जस्ट फ्रेश है जिम में, मेक श्योर कि हम तभी के तभी सारे हाई इंटेंसिटी, सारे कंपाउंड मूवमेंट्स और जो सारे एक्सरसाइजेस जो भी आपके फेवरेट हो उसे को परफॉर्म करें और उसमें मैक्सिमम एफर्ट डालें, बिकॉज यही आपको ज़्यादा रिजल्ट देगी। सो द फर्स्ट 2 to 3 एक्सरसाइजेस यहाँ पे जब आपको ज़्यादा पुश करना है अपने आप को। सो मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ
बिकॉज हम 3 लोग हैं और काफ़ी सेट लंबी चलती है, जब स्पेशली ड्रॉप सेट्स या रेस्ट एंड पॉज चलता है। मैंने अब साहिद को बोल दिया कि हेल्प कर दे। सो स्लाइटली एल्बोज़ नीचे जा रहा है, बट ये गलत नहीं है। एल्बोज़ को स्लाइटली नीचे करने से कभी कभार हम थोड़ा सा हैवी लोड को भी पुश कर सकते हैं। दैट्स ट्रू बिकॉज द ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट्स गोज अप। आप कभी मशीन में ये ट्राई कीजिएगा जो मैंने कहा कि एल्बोज़ को बाहर की तरफ ले जाइए जो आपके शोल्डर लेवल पे, और पुश करने की कोशिश कीजिए। एक आपको अलग मसल फील, एक अलग कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपको कंपेयर टू जब हम एल्बोज़ अंदर जाते हैं। उसमें भी आपको आएगा, ऐसा नहीं है, बट एक अलग मसल फील कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन का फील आएगा। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फ्लैट डंबल प्रेस। ये सेम उस मशीन को ही रेप्लिकेट करती है, बाहर की तरफ जाना और अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना। अगर आप एक बिगिनर हो, यानी कि ना कि बिगिनर लर्नर फेस में, या मैं कहूँगा जैसे कि बिगिनर जब लर्नर का जो फेस ख़त्म हो जाता है, बिगिनर लर्नर फेस कुछ अराउंड 1 मंथ टू 45 डेज़ लास्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे हम जस्ट नॉर्मल मशीन मूवमेंट्स या बेसिक एक्सरसाइजेस जो जहाँ पे मशीन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वो करते हैं। तो वहाँ पर जब हम करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम ऐसे फ्री वेट्स या डंबल प्रेसेस का, फ्री वेट्स में यानी कि स्पेशली डंबल प्रेसेस का इस्तेमाल ना करें। जो फ्लैट डंबल प्रेस है इसका इस्तेमाल ना करें और मशीन्स पे ज़्यादा ध्यान दें। और जब हम लर्नर फेस से बाहर निकल जाए और जब उसके आगे के फेसेस में जाए, ऑफ कोर्स आप वहाँ पे बेंच प्रेस का यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो बेंच प्रेसेस है, आप काफ़ी कमर्शियल जिम्स में जाओगे या फिर आप एक्सप्रेस जिम्स में भी जाओगे, आप ये नोटिस करोगे कि जो बेंच प्रेसेस के जो बार है वो अराउंड 20 kgs के, यानी कि ओलंपिक स्टैंडर्ड बार होते हैं, बट अराउंड 18 to 20 kgs वे करते हैं। सो आप स्मिथ मशीन का यूज़ कर सकते हैं फ्लैट बेंच प्रेस करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली डंबल प्रेसेस पे जाए जो हम ये कर रहे हैं फ्लैट डंबल प्रेसेस, बिकॉज़ यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ये पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म आपका बिगड़ सकता है। मैं ये स्पेसिफ़िकली बिगिनर जो लर्निंग फेज़ को पास करने के बाद हम कह रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट बिगिनर्स होते हैं, तो वो भी, मैं उन्हें भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो फ्लैट डंबल प्रेसेस करें, बट ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप इंजर्ड हो सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी स्टेबलाइज्ड शोल्डर चाहिए, आपको मूवमेंट को काफ़ी स्टेबलाइज करना पड़ता है। और मैंने बहुत से अपने लाइफ में ऐसे क्लाइंट्स या मेंबर्स को देखे हैं जो डंबल्स को जब स्टार्टिंग पोजीशन से जब लिफ्ट करते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वहाँ पे फिर शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ये मैं क्लाइंट्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने भी हैवी वेट 2-3 बार लेते हुए मैंने भी ये सफ़र किया है। सो और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तभी बिगिनर था या इंटरमीडिएट था, मैं एक एडवांस लिफ्टर था और एक एडवांस लिफ्टर से भी ये गलती हो सकती है। सो मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज ना करें। मैं आपको ये कहूँगा कि पहले हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करें और फिर हम डंबल प्रेसेस पे जाएं। जितना कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है उतना ही ये एक डेंजरस एक्सरसाइज भी है। सो ऑब्वियसली आप फ्लैट बेंच प्रेस से अपना एक बिगिनर लेवल से जब हम बिगिनर लर्नर फेज से जब हम पास करते हैं तो वहाँ से हम फ्लैट बेंच प्रेस पर जाए और वहाँ पे सेम टेक्निक लगता है बेंच प्रेस पर पे ही आगे। बस बेंच प्रेस पे क्या होता है कि वहाँ पे बार है वो एक फिक्स है, जैसे कि बार डंबल की तरह मूव नहीं होती, बार फिक्स होती है और वहाँ से जब हम पुश करते हैं तो बस हाथ थोड़ी अंदर की तरफ नहीं जाती है। सो इसमें क्या है, थोड़ा ओवरऑल मसल का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब हम नीचे आते हैं वो नेगेटिव होता है जिसे हम एक्सटेंड कहना कहते हैं, और जब हम पुश करते हैं उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट करना या पॉजिटिव्स करना। सो देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं और डंबल को जब नज़दीक लाते हैं तो हम एक पीक कॉन्ट्रैक्शन हिट कर पाते हैं। जब हम
दोनों हाथों को अंदर की तरफ पुश करते हैं और मसल्स को नज़दीक लाते हैं, एक पीक कॉन्ट्रैक्शन हिट होता है, जो ऑब्वियसली फ्लैट बेंच प्रेस पे वैसा नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे एक हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है आपको अंदर पुश करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो ए शेप जो मूवमेंट कर रहे हैं या पिरामिड मूवमेंट कर रहे हैं, या इसे आप ट्राइंगल मूवमेंट भी कह सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था, सो आप मेरी रेंज ऑफ मोशन को देख सकते हैं। मेरे डंबल्स थोड़े दूर ही रखता हूँ जब ऊपर पीक कॉन्ट्रैक्शन पर आता हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं उसको नज़दीक नहीं ला सकता हूँ, बट मैं करीब करीब अराउंड 18 ईयर्स से ट्रेन कर रहा हूँ। और जब इससे पहले, जब मेरे पेक टेयर से पहले मैं बहुत ही हैवी लोड पे लिफ्ट करता था, और मेरा मैक्सिमम फ्लैट डंबल प्रेस मैंने 150 पाउंड्स का, यानी कि 150 पाउंड्स एक हाथ में, यानी कि 300 पाउंड्स तक के मैंने डंबल प्रेसेस किए हैं। और वो डंबल काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, और बेसिकली जब मैं उसे ऊपर लाने की ऊपर जब हमें उसे पुश करते हैं जब बड़े डंबल्स को, तो वो छोटे नहीं होते, तो उसमें आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो एक फ़िक्स हो जाती है। सो अब दोनों को देखिए, ये युवराज को मैंने अभी कुछ हाल ही में कल पूछा कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है, तो मुझे लगा कि उसका भी शायद 3-4 साल का होगा, बट युवराज ने कहा कि उसका बस 1 ही साल का एक्सपीरियंस है। और मैं भी युवराज को करीब करीब अराउंड 1 साल से ही देख रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है युवराज ने पिछले 1 साल में। मैं उसे जब भी देखता हूँ, बहुत ही इंटेंसिटी से ट्रेन करता है वो। मैं उसे पहले भी काफ़ी बार मैंने उसे देखा है, और मैं उसे तभी भी बोलता था कि थोड़े बहुत मैं उसके फॉर्म्स को रेक्टिफाई करता था। बट कभी कभार क्या होता है कि आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे होते हैं, वो हैवी वर्कआउट करते हैं, ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं कोई लोग, और हैवी वेट पुश करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर शायद आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपसे स्ट्रांग हो और वो आपको बेसिकली सेम वेट पे पुश करना चाहता है, बट वो ये नहीं सोचता कि आपका फॉर्म सफ़र करेगा, आप इंजरी को प्रोन हो जाओगे, और आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बिगड़ सकता है। मतलब आप कंटिन्यूसली एक रॉन्ग फॉर्म में अगर ट्रेन करते रहोगे ना, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको बेनिफिट कम और आपको नुकसान ज़्यादा होगा, यानी आपको इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होगा। और हमारी जो बॉडी है, आप उसको जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ही शेप लेगी। मैं सिर्फ मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को या फिर काफ़ी लोगों को देखा है, वो आज से कुछ अराउंड 7-8 साल भी सेम फॉर्म और टेक्निक से ट्रेन करते थे, आज भी सेम फॉर्म और टेक्निक से ट्रेन करते हैं। और ट्रस्ट मी, वो हर एक इंसान में ईगो होता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने भी ईगो लिफ्टिंग नहीं की है। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी ईगो लिफ्टिंग की है, और काफ़ी बार मैंने भी रॉन्ग फॉर्म और टेक्निक से मतलब किया है। बट मैं जब कहता हूँ मैंने काफ़ी बार नहीं, मैंने कुछ ही बार ऐसे किए होंगे। मैंने ईगो लिफ्टिंग भी कुछ ही बार किए होंगे। एंड ईगो लिफ्टिंग यह नहीं कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए या आपको चीट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। चीटिंग भी आपको ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको थोड़ी बहुत ईगो लिफ्टिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोग्रेस करें जिम में। कि वो क्या कहते हैं कि जब भी हमें कुछ अच्छा करना है, हमें अनकंफर्टेबल होने की बहुत ज़रूरी है। सो जब भी हम हैवी लोड पे थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा बहुत ईगो लिफ्टिंग करते हैं, तो फॉर्म थोड़ा सा सफ़र करता है। बट मैं अगर जब भी ऐसा ईगो लिफ्टिंग करता था, मैं कोशिश करता कि मैं ऐसे महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार या 2 बार, बस ऐसे 1 से 2 बार मैं करता था ईगो लिफ्टिंग। चीट लिफ्टिंग बेसिकली मैं ये कहूँगा कि चीट लिफ्टिंग में ज़्यादा वेट नहीं होता है, बट आखिर के 2-3 रेप्स आप चीट करते हो। चेस्ट में चीटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये प्रेसिंग मूवमेंट है। चीटिंग मोस्टली पुलिंग मूवमेंट्स में होती है, जैसे कि बैक में हो गया है, बाइसेप में हो गया, वहाँ पे ज़्यादा चीटिंग मूवमेंट्स होते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, हमने फ्लैट डंबल प्रेस हम ख़त्म कर चुके हैं और पैक फ्लाई पे आ गए हैं। सो गाइस, ये पैक फ्लाई भी जो मशीन है, ये जो फ्लाइंग मूवमेंट है, इस पर भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ये भी काफ़ी एक
ऐसा एक्सरसाइजेज है कि इस पे आप टेक्निक पे ज़्यादा काम करें, कंट्रोल पे ज़्यादा काम करें, बिकॉज यहाँ पे आपका चेस्ट मैक्सिमली स्ट्रेच होता है। सो यहाँ पे आपको हमें ये ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो स्ट्रेच है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। हम काफ़ी पीक कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर चुके हैं अभी फ्लैट डंबल प्रेस पे और उस मशीन पर। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रेच पे ध्यान देंगे, नेगेटिव पे, तो स्ट्रेच 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 करना एंड आगे की तरफ स्क्वीज़ करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये इंटेंसिटी की टेक्निक कर रहा हूँ, एक तरीके का इंटेंसीफायर में इसे कहूँगा। सो 5 सेकेंड्स गोइंग बैक स्लोली, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड देन हीट अ पीक कॉन्ट्रैक्शन टू द फ्रंट। सो काफ़ी फास्ट जा रहा है युवराज, मैंने उसे कहा स्लो कर, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। एंड सो गाइस, मुझे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पेक फ्लाई में मुझे बाइसेप्स से थोड़ा बहुत ज़्यादा फील होता है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बाइसेप एक स्टेबलाइज़र है जो आगे हैंडल को होल्ड करने में हेल्प कर रही है, और यस यहाँ पे बाइसेप एक स्टेबलाइज कर रहा है। तो आप देखेंगे पार्शियल फ्लेक्शन पोजीशन पे है बाइसेप्स यहाँ पे, जहाँ पे हम एल्बोज से स्लाइटली बेंड है या सॉफ्ट है, और शोल्डर्स और चेस्ट, शोल्डर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हम यहाँ पे जो मूवमेंट जो भी हो रही है हमारे वहाँ पे शोल्डर जॉइंट से हो रही है, हमारे एल्बोज़ के यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो स्टार्ट टू एंड एक फिक्स पोजीशन पे होगी एंड स्क्वीज़ करना है आपको आगे की तरफ आकर। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी सोर थ्रोट है आज, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड स्ट्रेच। ये मशीन मुझे भी काफ़ी इस मशीन पे मैं काफ़ी पहले हैवी ट्रेन करता था, और गाइस ओवर द इयर्स मैंने काफ़ी हैवी ट्रेनिंग की है। मेरा यही एक फंडामेंटल व्यू था कि आप जो भी मशीन पर बैठे तो फुल स्टैक जाना चाहिए, और मैं काफ़ी बॉडी बिल्डिंग करता था पहले। ऑब्वियसली मैं एनहांस्ड हूँ अभी, और जब मैं एक अपने बॉडी बिल्डिंग के पीक पे था तो मैं हर मशीन पे जाता था, और मेरा यही फंडा था कि अगर मशीन यहाँ पे पड़ी है और अगर हमें आपको एक बीस्ट की तरह ट्रेन करना है तो इट शुड ऑलवेज बी फुल स्टैक। तो मुझे अभी कभी कभार थोड़ा सा ये, जब मैं देखता हूँ मशीन पे कम वेट लगी है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरे मसल्स वर्क नहीं होंगे। बट मैं जब यंग था तो मैं काफ़ी ये कुछ डिटेल्स पे मैंने काम नहीं किए। बट यस, आप हर चीज़ स्लोली आप सीखते हो। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है गाइस, जिम एक एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम धीरे धीरे एवरीडे हर चीज़ सीख सकते हैं इसमें, हर चीज़। ये आपको कंट्रोल सिखाती है, ये आपको कब पुश करना है वो सिखाती है। हम सेम चीज़ अपने लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग का एक काफ़ी इम्पैक्ट होता है आपके लाइफ में, आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे, आपके एक साइकोलॉजिकल स्टेट भी मैं बोलूँगा और एक फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये जब दो स्टेट जब एक अच्छी स्टेट, ये जब दो चीज़ें एक अच्छी स्टेट पर होती है, हम अपने पूरे तरीके से, हम अपने पूरे एफर्ट से परफॉर्म कर सकते हैं अपने लाइफ के हर चीज़ों पर। सो दैट इज़ वाई गाइस फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं आप किस तरीके का फ़िटनेस रेजिमेन इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी जॉगिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी योगा, इट कैन बी जस्ट गोइंग टू द जिम, ट्रेनिंग हैवी, ट्रेनिंग विथ वेट्स और बॉडी बिल्डिंग। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जिम जाए, जिम में ट्रेनिंग करें और हमें बस बॉडी बनानी है। तो गाइस, जिम में जाने से ट्रेनिंग करना एक अलग बात होती है, बॉडी बनाना एक अलग बात होती है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं यही बस शायद उन्हें बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और एक अच्छी सी पंप मिली है। गोइंग टू द जिम शुड बी फन गाइस। मैं अपने जिम में जाके सभी से बात करता हूँ, सभी वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त थे, सेम फेसेस एवरी डे। मैं हमेशा सबको वहाँ पे कहता हूँ कि जिम रेगुलर आओ, आई मोटिवेट देम। मैं जिम कभी मिस नहीं करता हूँ,
और हमेशा मैं वहाँ पे अगर किसी को देखता हूँ थोड़ा रॉन्ग टेक्निक या फॉर्म हो तो मैं उन्हें ज़रूर हेल्प करता हूँ। क्रॉस बॉक्स जिम में सारे सुबह के मेंबर्स को जानता हूँ, सारे मेंबर्स मुझे भी जानते हैं, सब सारे आपस में एक दूसरे को जानते हैं। सो जिम एक अच्छी प्लेस है जहाँ पे आप सोशलाइज़ भी कर सकते हो, या आपको ना सोशलाइज़ करना जस्ट ट्रेनिंग करना तो आप कीजिए। हाँ तो गाइज़ मैं ये कह रहा था कि सब ये सोचते कि जिम में जाए या बॉडी बनाए या पतले हो जाए। सो गाइज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जब जिम में जाए और हम ट्रेनिंग करें, हमें उस ट्रेनिंग से लगाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैं वहाँ से बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग करते देखता हूँ। अगर उनको पसंद है तो आप वो कीजिए, अगर आपको वेट लिफ्टिंग करना आप कीजिए, आपको पावर लिफ्टिंग करना आप कीजिए। हाँ, जो बॉडी जो अच्छी होती है वो एक उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट या एक बाय प्रोडक्ट होता है। अगर हम ये सोच के जाएंगे कि हमें बॉडी को शेप में लाना है या हमें कम होना है इसलिए मुझे जिम जाना है, तो वो गाइस बहुत बोरिंग हो जाएगा और आप इस चीज़ को स्टिक नहीं रह पाओगे या आप एक रूटीन नहीं बना पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आप एक ये रूटीन बनाओगे कि हाँ मुझे जिम जाना है, फ़िटनेस को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि फ़िटनेस से मेरे साइकोलॉजिकल स्टेट और एक मेरी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, जो फिज़िकल स्टेट है बॉडी की, वो एक अच्छी होती है। या फिर आप इसीलिए जाते हैं बिकॉज आपको वेट से ट्रेन करना पसंद है। तो हाँ, तो ये करने से क्या होगा कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो आप वो चीज़ आप करने से रुकेंगे नहीं, तो आप वो चीज़ रोज़ करेंगे। भले ही आपसे आज अगर कभी वेट नहीं उठ रहा हो या कभी मन नहीं कर रहा हो, आप उसको एक रूटीन बनाओगे, आप एनीवेज आप जाएंगे जिम। और आप जब आप देखोगे कि कुछ टाइम गुजर चुका है, आपकी बॉडी एक अलग शेप में आ चुकी है, सो वो जो हम जो एवरीडे कर रहे हैं, जो एक रूटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट हमें मिला हुआ है, वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें मिला हुआ है। और फिर वहाँ से बस हम आगे चले जाते। मैं भी जब जिम गया तो मेरा भी यही मोटिव था कि भाई बॉडी बनानी। और फिर जब मुझे कुछ अराउंड 1 महीना 2 महीना जिम में हो गया, मुझे एक्चुअली पता चला कि आई लव ट्रेनिंग विथ वेट्स। जब मैं स्कूल में भी था तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। मैं तभी से ही पुशअप्स और पुलअप्स किया करता था। और जिम जाने के बाद जब मैंने वेट से ट्रेन किया तो मुझे पता चला कि मुझे ट्रेनिंग करना पसंद है। स्पेशली जब हम एक वर्कआउट कंप्लीट करते हो, आप एक वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, सो आपकी बॉडी एक अलग तरीके की रिवॉर्डिंग हार्मोन को रिलीज़ करती है, विच मेक्स यू वेरी फील गुड। और आपको भी एक अच्छा लगता है कि आप एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप जाकर एक काम करके आए। सो वेट ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो यही होता है कि हमें कैसा लगता है कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाकर हमने एक टास्क अकॉम्प्लिश किया हुआ है अपने लाइफ में। चलो फिलॉसफी छोड़ते हैं, लेट्स कम बैक टू द ट्रेनिंग। सो यहाँ पे मैं एक यूजुअल टेम्पो मेंटेन कर रहा हूँ स्क्वीज़ करने। आप देख सकते कि मैं यहाँ पे थोड़ा एक पीछे की तरफ थोड़ा सा वीक हूँ जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ नेगेटिव्स में। वहाँ पे मेरे शोल्डर्स को मैं थोड़े से छोड़ रहा था, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वहाँ पे कंट्रोल करें। देखिए काफ़ी अच्छा कंट्रोल है शाहिद का, बहुत ही अच्छी आर्म जेनेटिक है इस बंदे की। और लेग्स की जेनेटिक तो बस आप पूछ ही नहीं सकते। अगर ये बंदा कंसिस्टेंटली अगर 4 से 5 साल और अगर ट्रेन कर दे, मेरे अंडर अगर इसने 2 से 3 साल ट्रेन कर दिया तो बस बहुत ही अलग लेवल पे इसकी फ़िज़िक चली जाएगी। इवन युवराज का जो फ्रेम है बहुत ही वाइड फ्रेम है। मतलब मैंने उसकी जब अभी कुछ थोड़ी दिन पहले फ़िज़िक देखी तो काफ़ी बहुत ही वाइड फ्रेम है। मैं तो ये कहूँगा मेरे से भी इसके शोल्डर्स वाइड है। एक बहुत ही अच्छी फ़िज़िक है उसकी, चेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फोकस से ट्रेनिंग करता है। दोनों ही बंदे काफ़ी अच्छे फोकस से ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि दोनों यंग बच्चे हैं। कभी कभार देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी अपना एक टाइम याद आ जाता है। बहुत सी यंग जनरेशन आजकल अपने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं कहूँगा कि आप बस जिम जाइए। काफ़ी जंक फूड भी खाते हैं, आप जो खाना है खा सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो तो आप जो खाना खा सकते हो। और जब आप यंग होते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी हाई होती है, सो
वहाँ पे शायद आपकी जो भूख की जो खाने की जो कैपेसिटी है वो आप बढ़ा सकते हो। और जब एक हम पर्टिकुलर फैट परसेंटेज के ऊपर जाते हैं तो हमारे जो बॉडी का जो एक हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन, जो हमारे एपेटाइट को जो स्टिमुलेट होने से जो कंट्रोल करता है, वो भी काम करना बंद कर देता है और इट कैन रिजल्ट इनटू ओवर ईटिंग। सो मैं तो बस यही कहूँगा कि कोई ना कोई एक फ़िटनेस रेजिमेन आप अपने रूटीन में इन्वॉल्व करें और एक हेल्दी ईटिंग को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो जिम में तो हम ट्रेनिंग करते हैं, बट हम घर जाकर क्या खाते हैं वो भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम बॉडी को ऊपर की तरफ से ब्रेक करते हैं जिम में या ट्रेन करते हैं, और जब हम जो घर पे जो करते हैं, जो खाते हैं, उसे हम कहते हैं उसे अंदर से ट्रेन करना अपने आप को, जो बॉडी के जो अंदर हो रहा है। सो गाइस, हमने आज इंक्लाइन डंबल प्रेस नहीं किया है। सो एक इंक्लाइन प्रेस मशीन है हैमर स्ट्रेंथ की आइसोलेटरल, बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है। सो इसकी जो मूवमेंट है गाइस, ये दोनों हाथ, ये एक फिक्स मूवमेंट नहीं है, दोनों हाथ में एक अपना अपना ही अलग से इसमें रेजिस्टेंस मिलता है। वो देखो वहाँ पे स्टीव बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, हमेशा मस्ती मजाक करता है। इसको आप कभी भी आके क्रॉस बॉक्स में मिल सकते हो, पर्सनल ट्रेनर है वहाँ पे, बॉडी बिल्डिंग करता है। आर्म्स भी अच्छे हैं, काफ़ी हैवी वेट ट्रेनिंग करता है। मैं भी कहूँगा कि स्टीव भी काफ़ी हैवी वेट ट्रेन करता है। इसका भी चेस्ट मसल टेयर हुआ था अभी हाल ही में, कुछ अराउंड 4-5 महीने पहले, जस्ट उसने रिकवर किया है। मैं आपको पेक टेयर के बारे में भी बताऊंगा आगे जाकर, और आप हमें कैसे अवॉइड करने हैं ऐसे सब इंजरीज़ होने, बिकॉज दीज आर लाइक वेरी डेंजरस इंजरीज़, और बहुत से लोगों को पता नहीं जब तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, और कैसे कैसे तरीके से इंजरी होती है पेक टेयर में। जो पेक टेयर जो होती है वो 3 तरीके के टेयर होती है, वो भी मैं बताऊँगा आगे जाकर आपको फिर किसी वीडियो में। सो यहाँ पे पुश करना है गाइस अंदर की तरफ है। ये सेम लाइक डंबल प्रेस नहीं है, इसमें आप देख सकते हो कि एल्बोस अंदर की तरफ हो रही है और हम पुश कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट फाइबर्स के जो अंदर के फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। मैं इसमें रेंज ऑफ मोशन काफ़ी फुल नहीं कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज जब मैं पूरी तरीके से ऊपर जाता हूँ तो मुझे जहाँ पर जो मेरी जो स्टिचेस लगी है, जो जहाँ पे मसल अटैच हुए, वहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा फील होता है, और ज़्यादा नीचे आने पर भी फील होता है। सो मैं बिटवीन द रेंज रहता हूँ, ना कि मैं फुल स्ट्रेच करता हूँ, ना कि मैं फुल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। हाँ, वहाँ पर भी आप कंटिन्यूस मसल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मसल वर्क नहीं हो रहा है। सो देखिए, काफ़ी फुल स्ट्रेच है, फुल कॉन्ट्रैक्टेड है, और इसमें वैसे भी आपको ऊपर जाकर एल्बोस को लॉक नहीं करना है, बस हमें मसल्स को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कम डाउन स्लोली। आई एम श्योर कि यहाँ आने तक मसल्स काफ़ी हमारे फटीग हो चुके हैं और काफ़ी पूरी तरीके से वर्क हो चुके हैं। सो युवराज को मैंने यहाँ भी कहा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम नहीं है युवराज की, बट जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करते हैं ओवर द टाइम, वहाँ पे उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो रही है, बट ये जस्ट एक टेम्परेरी फेज़ है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा हमारे साथ ट्रेनिंग का, सो वहाँ पे वो इम्प्रूव हो जाएगा। हमें बॉडी को सिखाना पड़ता है कि एक कैसे एनर्जी को एक प्रॉपर वे पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्ट्रेंथ और एनर्जी को। सो ये ओवर द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आप ये आपको सीखते रहना है, और ये अपने बॉडी को भी सिखाना है कि कैसे एनर्जी को और स्ट्रेंथ को कंजर्व करें, ताकि हम पूरे वर्कआउट पे एक प्रॉपर एक अच्छे इंटेंसिटी से लास्ट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटेंसिटी हमारी लैग कर रही हो। हाँ, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि पहले फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे हमें अपना पूरा पुश देना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट के जो 2-3 एक्सरसाइज में है वहाँ पे हम बिल्कुल ही मतलब अच्छी तरीके से ट्रेन ना करें। इंटेंसिटी को अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है हमें बस। स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत डिक्लाइन होगा, बट हमें इंटेंसिटी को मेंटेन रखना है, सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
So guys, always I'm sharing knowledge with the guys around. जैसे कि मैंने कहा कि गोइंग टू द जिम शुड बी फन. अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे. दैट्स क्वाइट अ हैवी वेट गाइस. मैंने जब मैं अपने पीक पे था, मैंने मैक्सिमम पैक टेयर से पहले, यानी कि मेरे चेस्ट टेयर होने से पहले, मैंने इस मशीन पे अराउंड 5 प्लेट्स पुश की है काफ़ी बार. बहुत से लोग बोलते हैं कि इस मशीन पे ज़्यादा उतना फील नहीं आता है, बट ओवर द टाइम अगर आप उस पर ट्रेन करते रहोगे तो आपको फील ज़रूर आना शुरू हो जाएगा. गाइस, माइंड मसल कनेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो. बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में ही डेवलप करो, या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि मसल इतना पंप होता है कि वो एक फील ही होना बंद हो जाता है. जब एक आपका मसल इतने लेवल पे जब पंप हो चुका है, इतने लेवल पे आप उसको जब ब्लड पुश कर चुके हो, जब बाद में कुछ कुछ एक्सरसाइजेज में वो फील होना ही बंद हो जाता है. सो कमिंग डाउन स्लो एंड पुश अप स्क्वीज़, कमिंग डाउन स्लो एंड पुश अप स्क्वीज़. जब इसमें हम जब नेगेटिव्स में आते हैं, वहाँ पर हमारा जो पोजीशन है वो काफ़ी वीक होता है, और वहाँ पे हमें शोल्डर्स को छोड़ना नहीं है, वहाँ से मसल्स को काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग रखना है एंड देन ऊपर की तरफ पुश करना है. सो आप कभी भी आके स्टीव से मिल सकते हो, अगर आप बहुत ही फ़नी और अच्छा बंदा है, एन्जॉयबल बंदा है. एक अकेला हमेशा मुझे मिलता है सुबह 6:30 में, हमेशा प्रेजेंट होता है जिम में. अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेन करते हो तो आप स्टीव से आके पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो क्रॉस बॉक्स में. डांस कर रहा है. ये देखो. ये ऐसे कैरेक्टर्स की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें जिम में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मैं जब भी आके उसे मिलता हूँ और मुझे मिलता है, वो हमेशा हाई करता है. दूर कहीं कोने पे बैठा रहेगा, वहाँ से भी हाई करता है, स्माइल करता है. स्ट्रॉन्ग बंदा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है स्टीव. आप मानो या ना मानो, स्टीव भी मेरे जितना ही डेडलिफ्ट मारता है. स्टीव मेरे जितना ही ऑलमोस्ट बहुत से एक्सरसाइजेस में पुश करता है. यंग है अभी, अराउंड कुछ 24-25. मैं तो 23 ईयर्स का हूँ. और गाइस, जब हम अराउंड 16 से 25 के एज तक हम जब ट्रेनिंग करते हैं गाइस, यहाँ पे हम काफ़ी हमारे स्ट्रेंथ पर पीक करते हैं. सो ऐसे काफ़ी कुछ टाइम होते हैं जहाँ पे हम लीनियरली स्ट्रेंथ गेन करते जाते. वहाँ पे फिर आप प्लेटो भी हिट कर सकते हैं. सो वहाँ पे हमें थोड़ा बैकअप करके फिर आगे की तरफ बढ़ते रहना है हमेशा. सो अराउंड 15, 16 to 25 हमें मैक्सिमली पुश करना है, बिकॉज यहाँ पे इंजरीज़ होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. ऑब्वियसली मैं ये जो लोग नेचुरल हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज जब आप एनहांस्ड हो जाते हैं या आप नेचुरल नहीं होते हैं, तो आपके अंदर शायद ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन्स हो, बट नेचुरल से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होना, यानी कि नेचुरली जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कम टाइम पर स्ट्रेंथ गेन होना. जो एनहांस्ड एथलीट है वो नेचुरल बंदे से काफ़ी कम टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम पीएडी का जो यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और वहाँ पे मसल ग्रोथ भी एडअप हो जाती है. जब आपके मसल्स गोल गोल होने लग जाते हैं तो आपके मसल तो बढ़ जाते हैं, पर आपके टेंडेंस का ग्रोथ वैसे नहीं होता है. सो वहाँ पे जो इंजरी की जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं. सो जो नेचुरल है, जो 15 से 24 पे जो ट्रेन कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप स्ट्रेंथ पे काफ़ी टाइम पीक करोगे तो आप स्ट्रेंथ की तरफ जाएं. एनहांस या नेचुरल, बस थोड़े से ध्यान देना है हर चीज़ों पर. ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा ओवर पुश नहीं करना. और जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत, जब बॉडी साइंस देती है, जैसे कि छोटे मोटे जब एल्बो पेन्स या शोल्डर में जब फील होता है, तो हमें थोड़ा सा बैकअप कर लेना चाहिए, और हमेशा हमें रेस्ट पे चला जाना चाहिए अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो. हाँ, ये कभी कभार बहुत अच्छा फील नहीं होता है, और थोड़ा अपसेटिंग भी होता है, बट हमें रेस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए.
दैट्स अ गुड फ्रंट डबल बाइसेप्स. ये केविन लेब्रोनी का पोज है, साइड चेस्ट. थैंक यू गाइस.